चलिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आज का हमारा ये हेडिंग है। आज का हमारा ये टॉपिक है, हमने इसको हेडिंग लिया न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेस्ड है एक्सपेरिमेंट पे, और एक्सपेरिमेंट पे न्यूटन को जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ और कैलकुलेशन के बाद जो भी फाइंडिंग आया, रिजल्ट आया, उसको स्टेट किया गया। वो स्टेटमेंट मशहूर हुआ, फेमस हुआ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नाम से। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 पार्ट्स हैं। आज हम 1 बाय 1 तीनों पर डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहला हम लेते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेट करता है? ये स्टेट करता है कि इफ ए बॉडी इज at rest or in uniform motion, then it continues its state unless an external force is applied on it। जी, ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का। क्या स्टेट करता है कि जब तक के कोई बॉडी एक्सटर्नल फोर्स के अंदर नहीं आता है, एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, तब तक वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करता है, उसको कंटिन्यू करता है ना। ये कंडीशन है, एक्सटर्नल फोर्स का कंडीशन है। जब वो फोर्स आएगा तभी उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन जो भी हो वो चेंज होगा। इसके माने क्या हुआ? उसके स्टेट को चेंज करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। यस, यही इसके माने हुआ। तो पहला लॉ इसी पर फोकस करता है कि एक फोर्स चाहिए जो उसके स्टेट को चेंज कर सकता हो। अगर फोर्स नहीं मिलेगा तो वो स्टेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, आइए इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक गिलास लेते हैं और गिलास लेने के बाद इस पर एक शीट रखते हैं। ठीक है, ये शीट रख दिया और शीट पर एक कॉइन रख दिए। ये अगर ये कॉइन रख देते हैं तो अब देखिए, अब बोलिए, कॉइन स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है? स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक, स्टेट ऑफ रेस्ट में मूव नहीं कर रहा है। के बाद यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, और तब यस ये आपने देखा, जब कॉइन रखा हुआ था शीट पर, तो शीट के साथ वो कॉइन भी रेस्ट में था। अब एक्सप्लेन करते हैं इसको समझने के लिए उसे क्या हुआ था। जब शीट पे वो कॉइन था, कॉइन पड़ा हुआ था, रेस्ट में था। ठीक है, मूव नहीं कर रहा था। शीट पर हमने फोर्स स्ट्राइक किया, फोर्स अप्लाई किया, शीट मूव कर गया, लेकिन कॉइन मूव नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका कॉइन मूव? इसलिए कि कॉइन जो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हुआ। अब फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, शीट पर फोर्स अप्लाई हुआ, तो शीट फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव फॉरवर्ड हो गया, और उसके मूव फॉरवर्ड करने की वजह से जो सपोर्ट मिल रहा था कॉइन को, वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया और कॉइन ग्लास में आ गिरा। ठीक है, तो क्या चाह रहा था वो? इसमें क्या मिला हमें देखने को? इसमें हमें देखने को ये मिला कि कॉइन जो स्टेट ऑफ रेस्ट में था, वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में को ही मेंटेन करना चाह रहा था। आगे नहीं बढ़ने का मतलब ये हुआ, अगर वो मेंटेन नहीं करना चाहता तो आगे बढ़ गया होता, नहीं बढ़ा। इसके माने ये हुआ कि जिस स्टेट ऑफ रेस्ट में वो था, वो उसी स्टेट ऑफ रेस्ट को वो मेंटेन करना चाहा और मेंटेन किया। जी, सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो नीचे गिर गया। यही इसका फैक्ट यहाँ उजागर होता है। दूसरे, अब यूनिफॉर्म मोशन को आकर समझें
यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप बस में सवार हैं या हम बस में सवार हैं, रनिंग बस में सवार हैं, बस इज रनिंग। और जब बस रनिंग है, अब बस जो है रुकने वाला है अगर कहीं पर, और उसमें हम आप में से कोई उतरना चाह रहे हैं, तो उतरने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं? अपना पाँव बाहर रखते हैं ग्राउंड पर, यस, या उसके साथ हम थोड़ा कुछ मूव करते हैं और तब जाकर के फिर हम रुकते हैं। क्या करते हैं? अचानक हम अपने पाँव को ग्राउंड पर रख देते हैं, ज़मीन पर रख देते हैं, या फिर हम कुछ आगे बढ़ते हैं उसके साथ रन करते हुए और तब जाके रुकते हैं अपने आप को। जी, ये हम अचानक नहीं करते। अचानक क्यों नहीं करते? अचानक इसलिए नहीं कर पाते कि उसमें हमें खतरा होता है गिरने का। गिरने का खतरा इसमें कहाँ इन्वॉल्व है? गिरने का खतरा इसमें इन्वॉल्व है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहता है, और इसीलिए अब यहाँ पर ये देखना है हमें कि हमारा बॉडी का जो पोर्शन है वो यूनिफॉर्म मोशन में था, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता था, लेकिन फुट को ग्राउंड पर रखते ही फुट रेस्ट में आ गया, और फुट के रेस्ट में आने की वजह से वो तो रुक गया, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट जो था वो उसी मोशन के स्टेट में रहना चाह रहा था, और इसलिए वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के दौरान वो आगे नीचे जमीन पर गिर गया, क्योंकि पाँव और फुट जो है वो एक जगह ठीक रेस्ट में था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट जो था वो आगे बढ़ते हुए गिर गया। इसीलिए यही रिस्क था कि हमने पहले सोचा कि ग्राउंड पर पाँव रखने से पहले बस के साथ मूव करें और तब अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करें। ठीक है, यस। तो ये एक क्लियर पॉइंट था यहाँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो बॉडी जिस स्टेट में रहता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। हमारा बॉडी का अपर पार्ट अगर मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाह रहा था, वो बदलना नहीं चाह रहा था, है ना। इसीलिए उसके उसी स्टेट में रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम भी कुछ आगे दौड़ते हुए जाते हैं ताकि वो मेंटेन रहे, और फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी को, होल ऑफ द बॉडी को हम रेस्ट में लाते हैं। इज इट क्लियर? चलिए, ओके। नाउ अब इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, उसको देख लेना है। क्या क्या मेजर पॉइंट्स है इसमें? मेजर पॉइंट्स हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। मेजर पॉइंट्स इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला पॉइंट है कि इट गिव्स us an idea of external force, या फोर्स कह दीजिए, एक्सटर्नल छोड़ दीजिए, फोर्स ही का देख लीजिए, ऑफ फोर्स। ये हमें पहली बार फोर्स का आइडिया देता है, और एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो तो बात की बात है, लेकिन एक फोर्स का आइडिया देता है। फोर्स का आइडिया किस लिए देता है? ये फोर्स का आइडिया देता है इसलिए कि फोर्स जरूरी है, एक ऐसा फैक्टर है जो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है। इसीलिए हमने जब लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा था लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो उसमें कहा था मैंने अंडर ब्रैकेट में एक वर्ड दे करके कि इसको फिर हम फोकस में लाएंगे जब आगे कोई टॉपिक उठाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो वो जो चीज़ हमने ब्रैकेट में छोड़ रखा था उसको आप दोहराएं वहाँ पर, और उसके बाद पाएं कि जो हिडन था वहाँ पर वो क्यों वहाँ हिडन था और यहाँ उजागर हुआ। वो वहाँ लॉ ऑफ इनर्शिया को स्टेट कर रहा था। रिकॉल कीजिए, नो बॉडी कैन चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता अपने आप, है ना। इसके मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एक फैक्ट छिपा था, अपने आप नहीं कर सकता चेंज, लेकिन कोई तो उसको चेंज करा सकता है ना। कोई तो उसको चेंज करा सकता है। कोई कौन चेंज करा सकता है? वो कोई जो उसको चेंज करा सकता है वही तो है फोर्स, जो वहाँ हिडन था यहाँ डिस्क्लोज हुआ। तो फोर्स का आइडिया हमें ये लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें देता है फर्स्ट टाइम। इससे पहले हमें फोर्स का आइडिया नहीं था, अब हमें इस फोर्स का आइडिया हुआ है कि फोर्स भी कुछ है जो कुछ कर सकता है, स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज करने के लिए वो जरूरी है। ठीक है। दूसरे पॉइंट
मान लीजिए बॉडी रेस्ट में था, ठीक है, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट, तो V1 इक्वल टू 0, और V1 इक्वल टू 0 इसलिए V2 भी 0, वो उसी स्टेट को ना मेंटेन करेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका ही बना रहेगा, V2 भी 0। तो अब आप क्या कहेंगे कि देयरफॉर V2 माइनस V1 वो भी 0, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी नो चेंज, 0 है ना, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी भी 0, ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी भी 0। बट आप जानते हैं A इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई टी होता है, और इसलिए 0 बाई टी यह 0 लाएगा। अगर V2 माइनस V1 0 होगा यहाँ और t से डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 होगा, तो ये 0 किसका वैल्यू आएगा, इस एक्सेलरेशन का ना, तो ये एक्सेलरेशन 0 हुआ। कब 0 हुआ, कब 0 हुआ, जब वो रेस्ट में था ना। क्या वो 0 रहता अगर वो रेस्ट में नहीं रहता? अगर उसको चेंज करना हो तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें इसे चेंज करना हो वेलोसिटी को V1 से V2 बदलना हो तो फिर क्या करना होगा, हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स तो दिया नहीं, फोर्स दिया नहीं, इसीलिए वो उतना का उतना रह गया वो। तो हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स एब्सेंट था तब एक्सीलरेशन 0 रहा, माने एक्सीलरेशन भी एब्सेंट रह गया। यस, हम ये कह सकते हैं कि जब तक फोर्स नहीं दिए तब तक एक्सीलरेशन भी नहीं आया। क्या यही बात अगर कोई बॉडी मूव कर रहा हो यूनिफॉर्मली तो उस केस में भी अप्लाइड होता है? देखें तो अब आइए और यहां पर से ये पॉइंट को हटाते हैं और लिखते हैं, if the body is in uniform motion, if the body is in uniform motion, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये हुआ कि V1 इक्वल टू V2, V1 इक्वल टू V2, वेलोसिटी तो चेंज नहीं करेगा, तो ये कितना के बराबर रहेगा, मान लीजिए इसका सेम वैल्यू रहता है हमेशा V, ठीक है। तो इस केस में V2 माइनस V1 कितना होगा, तो V2 माइनस V1 कैंसिल होकर के क्या लाएगा, 0। तो चेंज इन वेलोसिटी फिर एक बार क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी एक बार फिर 0 आया, और तब इसलिए एक्सेलरेशन क्या आया, V2 माइनस V1 बाई टी, 0 बाई टी यानी कि 0। यस, यही रिजल्ट आया जो पहले आ चुका था। एक्सेलरेशन फिर एक बार 0 हो गया, तो फिर एक बार 0 हो गया, तो इस एक्सेलरेशन को 0 ना होने देने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, हमें वेलोसिटी को चेंज कराना चाहिए था। तो वेलोसिटी अगर चेंज करता तो अपने आप थोड़ा ही चेंज करता, वेलोसिटी को चेंज कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था, वो फोर्स हमें देना था, नहीं ना दिए, फोर्स एब्सेंट था, तो फोर्स एब्सेंट रहा तो एक्सेलरेशन भी नहीं आया। तो अब हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जब रेस्ट में था तो उस वक्त भी हमने यही देखा कि फोर्स जब तक एब्सेंट था एक्सेलरेशन नहीं आया, और जब यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होता है और उस वक्त देखते हैं तो उस वक्त भी हम यही पाते हैं, उस टाइम भी हमको यही रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर भी फोर्स एब्सेंट है और इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं आ पाया बॉडी में। तो इसलिए हम कह सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कि नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये बहुत ही सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन किया हुआ स्टेटमेंट है। तो अब आप कह सकते हैं 10 नो फोर्स नो एक्सेलरेशन, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। तो ये स्टेटमेंट हो गया, इज द अदर वे of stating the first law of motion, stating the first law of motion।
यस, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरे वे में स्टेट करने का एक तरीका हो गया। दूसरा सेंटेंस हो गया। एग्जामिनेशन में आप इस तरह से स्टेट कीजिए या पहले जो स्टेट किया गया था उसको स्टेट कीजिए, बोथ विल कैरी द सेम मार्क्स। ठीक है। तीसरा क्या इसमें मेजर पॉइंट था जो छिपा हुआ था, ये दूसरा पॉइंट था छिपा हुआ कि हम पहले लॉ को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कर सकते हैं, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, नो फोर्स नो एक्सेलरेशन। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा थर्ड पॉइंट कहा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया का अदर फॉर्म है, लॉ ऑफ इनर्शिया का अदर फॉर्म है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज actually the law of inertia। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। किस तरह से, अब देखिए जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में दिया था, फोर्स अगर एब्सेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है ना, तो फोर्स एब्सेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए चेंज इन वेलोसिटी चाहिए ना। अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसको मूव कराना चाहिए ना, अगर बॉडी मूव करेगा तभी ना उसमें स्टेट चेंज होगा, और उसको चेंज कराने के लिए और उसको मूव कराने के लिए हमें फोर्स चाहिए। वो बॉडी अपने आप तो चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक उसी तरह से अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होता है तो उसको स्टॉप करने के लिए या उसका वेलोसिटी को और इंक्रीज करने के लिए हमें फर्दर फिर फोर्स चाहिए। अगर फोर्स हमें चाहिए जो कि उसके वेलोसिटी को, यूनिफॉर्म मोशन वाले वेलोसिटी को चेंज कर सकता हो, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स नहीं दे रहे हैं, तो जब वो नहीं दे रहे हैं तो वो भी चेंज नहीं होगा। तो नहीं चेंज होगा तो बॉडी को अगर अपना करना होता अपने आप चेंज, तो वो कर नहीं लिया होता, जब चाहता तब कर लेता है ना, जब चाहता तब कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉडी अनेबल है, अनकैपेबल है ना। तो यही अनकैपेबिलिटी तो स्टेट किया गया था लॉ ऑफ इनर्शिया में। तो इसलिए हम कह सकते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एक्चुअली द लॉ ऑफ इनर्शिया। यस, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। आइए अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर हम डिस्कस करते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें फोर्स का आइडिया दिया, ठीक है, लेकिन फोर्स कितना चाहिए किसी के स्टेट को चेंज करने के लिए, क्या इसका भी आइडिया दिया? नहीं, फोर्स के मेजरमेंट के बारे में वो कोई आइडिया नहीं देता, कितना फोर्स से किसका स्टेट चेंज कर सकता है ना, इसका कोई आइडिया नहीं देता। ये आइडिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है। अगर ये आइडिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन देता है तो अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस तरह से ये हमारे उस कमी को पूरी करता है हमारे लिए। ये स्टेट करता है द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज equal to the rate of change of momentum, to the rate of change of momentum, and is in the direction of द चेंज। ठीक है, यस, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। किसी बॉडी का स्टेट को चेंज करने के लिए हो तो उस पर फोर्स चाहिए। अगर फोर्स चाहिए तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन फोर्स कितना अप्लाई करने पड़ेगा इसके बारे में हमने पहले भी कहा था कि फर्स्ट लॉ हमें कोई आइडिया नहीं देता, सेकंड लॉ हमें देता है
क्या ऐसे देता है कि कितना से मोमेंटम उसका चेंज करना चाह रहे हैं, मोमेंटम कितना से चेंज करना चाह रहे हैं। अगर जितना मोमेंटम चेंज करना चाह रहे हैं तो वो 1 यूनिट टाइम में कितना से चेंज करना पड़ेगा, ये पहले पता कर लीजिए। 1 यूनिट टाइम में जो चेंज करना पड़ेगा मोमेंटम को, वो कहलाएगा कि वही उतना पर यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, वही उतना के बराबर में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यही हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं 10 फोर्स अप्लाइड इक्वल टू क्या होगा, द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब मान लिया जाए कि चेंज इन मोमेंटम को हम फिर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किस तरह से होगा, नाउ लेट v1 इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, v2 फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मास कितना था, मास m इक्वल टू, है ना, मास जो था, सॉरी m क्या है, मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि इसमें इनिशियल मोमेंटम कितना है और फाइनल मोमेंटम कितना है। तो देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग p से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए पहला मोमेंटम है तो p1 लिखेंगे। क्या हो जाएगा ये, mv1 एंड फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा ये, इसके लिए हम p2 लिखेंगे और तब ये हो जाएगा mv2। देयरफॉर द चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, p2 माइनस p1, दैट इज p2 माइनस p1। तो p2 है आपके लिए mv2 और p1 है mv1। ठीक है, तो इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स को हम लोग F से लिखेंगे। ठीक है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई टी, P बाई टी का मतलब क्या, mv2 माइनस mv1 बाई टी। ठीक है, तो फोर्स का एक फॉर्मूला हो गया, मैथमेटिकल फॉर्म हो गया ये। Therefore F इक्वल टू mv2 माइनस mv1 बाई टी। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया फोर्स के लिए। चलिए अब इसमें एक पॉइंट मैं उजागर करता हूँ, डिस्क्लोज करता हूँ, और आपको याद होगा कि हम इसे अगर प्रोसीड करते हैं तो इसमें m कॉमन लेने पर हमारे पास v2 माइनस v1 बाई टी बचता है। याद होगा आपको v2 माइनस v1 क्या बाई टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। यस, एक्सीलरेशन। तो ठीक है, हम इस v2 माइनस v1 बाई टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्सीलरेशन a से। तो इसलिए F इक्वल टू m टाइम्स a, है ना, और यहाँ पर रीजन दे दीजिए सिंस a इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई टी। ठीक है, यस, तो ये हो गया फोर्स के लिए बहुत ही सिंपल और वेल नोन मैथमेटिकल फॉर्मूला। फॉर्मूला ये भी है F इक्वल टू mv2 माइनस mv1 बाई टी, और फोर्स के लिए फॉर्मूला ये भी है ma। ये बहुत ही सिंपल और वेल नोन, इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस में आता है। यूज प्रैक्टिस में आप देखेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। इसलिए आपको याद तो दोनों रखना है, लेकिन हम इस पर फोकस कर दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है, आप भी जब वर्कआउट करेंगे तो देख लेंगे। ठीक है, अब इसका काम है SI यूनिट क्या है ये जान लेना। तो SI यूनिट आप जान लीजिए, SI यूनिट क्या होता है जान लीजिए, ऑफ फोर्स। तो SI यूनिट फोर्स का होता है, आप देख लीजिए F से क्या मिलता है, ma ना, m का मास है, मास का क्या होता है SI यूनिट, किलोग्राम। ठीक है,
और जब किलोग्राम है तो फिर ए का क्या होता है, ए का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन ए का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट हो गया, किसका, फोर्स का। आप इसको ये भी लिख सकते हैं किलोग्राम, ऐसे लेटेस्ट वे यही है। तो इसलिए अब इतना लिखने के बाद आप जान लीजिए कि ये जो ऐसा यूनिट हुआ इसको न्यूटन के ऑनर में न्यूटन मेजर किया जाता है, न्यूटन नाम दिया जाता है, कॉल्ड न्यूटन, है ना। यस, तो देयरफॉर आप ये कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यस, तो अगर ऐसा करते हैं तो याद रखिए 1 न्यूटन का फोर्स को डिफाइन आप इस तरह से कर सकते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स है जब हम किसी बॉडी 1 किलोग्राम के मास वाले बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, याद रहेगा, लिख लीजिए 10 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स which is produced when it is applied on a body of mass 1 kilogram and produces an acceleration of 1 meter per square second. Produces an acceleration of 1 meter per square second. इतना का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। यस, 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन of force is that force which is produced when it is applied on a body of mass 1 kilogram and produces an acceleration of 1 meter per square second। ठीक है, आइए अब इसको हम प्रोसीड करते हैं आगे फिर से। स्केलर तो और ऐसा यूनिट तो हमने जान लिया, अब नेचर भी जान लीजिए। नेचर क्या होता है फोर्स का, नेचर वेक्टर, वेक्टर याद है ना, कोई क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखता हो उसको वेक्टर कहते हैं। तो फोर्स में डायरेक्शन भी होता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर उसके अपोजिट होता है तब तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं, याद है ना। यस, तो बाहर इसके अलावा और कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग अभी फोकस में रखेंगे, रिटार्डेशन को अभी नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यस, अगर मोशन के अपोजिट हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ रिटार्डेशन होता है, तो मोशन के अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिटार्डेशन भी फोर्स के डायरेक्शन में ही आएगा ना। मोशन उस तरफ से आ रहा है और फोर्स हम इस तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका रिटार्डेशन किसको कहेंगे, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा वही ना। तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नेगेटिव कहलाता है, इसलिए वो रिटार्डेशन। तो जो भी हो फोर्स जो है हमेशा ही एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पर एक बात हम रिमार्क करेंगे, रिमार्क्स में आप कह सकते हैं कि एस F इक्वल टू एम ए, तो इसलिए A इक्वल टू F बाई एम, और तब इसलिए आप कह सकते हैं A इज प्रोपोर्शनल टू F एंड इज प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है, इससे क्या मिला 10, द एक्सीलरेशन is directly proportional to the force applied। जी, फोर्स अप्लाई जितना किया जाएगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the mass of body।
यस, ये भी बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के हिसाब से होगा। फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा, फोर्स कम तो एक्सेलरेशन भी कम, ठीक है। इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से देकर के आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी साइकिल को पुश कर रहे हैं और आप ही अगर किसी मोटरसाइकिल को पुश कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप ही जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स पे साइकिल कितना मूव कर रहा है और मोटरसाइकिल कितना मूव करता है, ठीक है। फोर्स तो सेम है, लेकिन आप पाएंगे कि मोटरसाइकिल में कम मूवमेंट मोशन आता है, कम आ पाता है, और साइकिल में ज़्यादा आ पाता है। इसके माने ये हुआ कि एक्सेलरेशन मास के बदलने से चेंज किया, फोर्स सेम रहा, है ना, फोर्स सेम रहा, मास चेंज रहा। तो चेंज जब हो रहा है तो फोर्स सेम रहते हुए भी एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा प्रोड्यूस किया, मोटरसाइकिल में या साइकिल में? नेचुरली साइकिल में। साइकिल में क्यों? साइकिल का मास कम था, मोटरसाइकिल में मास ज़्यादा था, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो मास का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इसको स्टेट कर रहा है। अब फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, अब देखिए अगर हम इसी बॉडी पर अप्लाई करें फोर्स तो कितना मूव किया, और इसी को अप्लाई करें कितना मूव कर दिया। तो पहले केस में हमने फोर्स अप्लाई किया था कम, दूसरे केस में हमने फोर्स अप्लाई किया ज़्यादा। तो ज़्यादा फोर्स से ज़्यादा एक्सेलरेशन आया और कम फोर्स से कम एक्सेलरेशन आया। ये पहला स्टेटमेंट था जो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपने देखा कि जो स्टेट किया गया है, द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, बिल्कुल फैक्ट यहाँ पर। तो ये जो है वो भी एक स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करने का। तो दिस इज ऑल्सो a statement of Newton's second law of motion, second law of motion। चलिए यहां तक बात साफ हो गई। अब आइए तीसरी बात करते हैं, यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम बात करते हैं, तो तीसरा पॉइंट हम उठाते हैं यहां पर, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम यहां स्टेट करते हैं, टू ईच एंड एवरी, टू ईच एंड एवरी action there is always equal and opposite reaction, equal and opposite reaction। यस, ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। क्या? हर एक्शन के बराबर और अपोजिट एक रिएक्शन होता है। कैसे हम इसे समझेंगे? मान लीजिए कि दो बॉडी है, ये है ना, दो बॉडी है, तो ये बॉडी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये बॉडी इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस पे? इस पे, ठीक है। अब इसको सोचिए, ये एक बॉडी है मास m1 का, ये एक बॉडी है मास m2 का, ठीक है। तो ये इधर आ रहा है इस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए, मान लीजिए F1, तो ये भी बॉडी इस पर आ रहा है फोर्स अप्लाई करने के लिए F2। तो कहाँ जा रहा है? इसके हिसाब से कि जो बॉडी पहले वाला आ रहा है इसको अगर आप एक्शन कह लेते हैं, तो जो बॉडी दूसरा आ रहा है इस पर फोर्स अप्लाई करने के लिए, इसको आपको रिएक्शन कहना चाहिए। और अगर आप एक्शन और रिएक्शन को कैटेगराइज कर लिए हैं तो अब इस लॉ के हिसाब से आप कह दीजिएगा कि 10 F2 इक्वल टू माइनस ऑफ F1, यानी रिएक्शन, इसको लिखिएगा रिएक्शन, और इक्वल टू माइनस ऑफ एक्शन। यस, तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और ये उसका लैंग्वेज है कि रिएक्शन जो होगा वो हमेशा ही एक्शन के बराबर होगा, लेकिन विद द साइन ऑफ माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में। साइन ऑफ माइनस क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन अपोजिट को इंडिकेट करता है, ठीक है। यस, तो हम मैं कह रहा था कि एक
प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कैसे जस्टिफाई करेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जस्टिफाई करने के लिए आप देखेंगे हमारा वेट, हमें से हर कोई का अपना अपना वेट होता है। हमारा वेट ग्राउंड पर एक फोर्स अप्लाई करता है। एवरीबॉडी इज एग्री विद इट, ठीक। तो हमारा वेट ग्राउंड पर एक फोर्स अप्लाई करता है, तो ग्राउंड पर फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हम ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं? नहीं, हम ग्राउंड के नीचे नहीं जाते हैं, बल्कि ग्राउंड का सरफेस हमें रोकता है नीचे जाने से। आखिर ये किस तरह रोकता है? कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई करके ही रोकता होगा। यस, जो फोर्स अप्लाई करके वो रोकता है वही फोर्स रिएक्शन है, और जो फोर्स की वजह से हम नीचे जा सकते थे वो फोर्स एक्शन है। ठीक है, दोनों बैलेंस हो गया। तो एक्शन हमारा और रिएक्शन ग्राउंड का दोनों क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यही यहाँ पर जस्टिफाई होता है। तो कहीं भी आप चलेंगे तो एक्शन और रिएक्शन दोनों इक्वल होगा, और लेकिन साइन में अपोजिट होगा, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक रिमार्क्स की बात हम यहाँ पर दोहराएंगे। ये रिमार्केबल पॉइंट मैं यहाँ पर दोहराऊंगा। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, पहला पॉइंट ले लीजिए। एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज applied on two different bodies, यस, ये हमेशा याद रखना है। दो डिफरेंट बॉडी रहेगा तभी जाकर के एक्शन और रिएक्शन होगा। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था, हम खुद एक बॉडी है, ग्राउंड यहाँ खुद एक दूसरा एक बॉडी है, तो हमारा वेट ग्राउंड पर अप्लाई हो रहा है तो हमारा एक्शन हो गया। ग्राउंड हमें नीचे जाने से रोकने के लिए हमें ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसका रिएक्शन हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोनों बॉडी सेपरेट हो गए। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा जब भी एग्जिस्ट करेगा तो दो डिफरेंट बॉडीज के में ही एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक्शन एंड रिएक्शन are together called interaction, together called interaction। एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ क्या कहलाता है? इंटरेक्शन। ठीक है, तो अब आप समझ गए। अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचेगा वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस लेसन का। और इसको अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो फिर हमसे कांटेक्ट करें। क्या कांटेक्ट करेंगे आप? हमारे पास ये रास्ता है 99735378 और 60, इस पर आप कांटेक्ट करें। ओके ओके।